अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को साइंस इन योर हैंड में एक बार फिर से खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बहस करने वाले हैं वो है जी बायोलॉजी का टॉपिक क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 से गैशियस एक्सचेंज के बारे में। ये पूरी का पूरा चैप्टर जो है गैशियस एक्सचेंज के हवाले से डिस्कस किया गया है। अब एक ज़बरदस्ती बात सुन लें कि हमने जो भी डिटेल पढ़नी है इस बायो के अंदर वो हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, दोनों के अंदर डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन को सीखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है और इसकी पूरी की पूरी जो है एक तरतीब को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो गैशियस एक्सचेंज है ये असल में जो है रिस्पायरेशन से इसकी मुनासबत को ढूंढते हैं। पहले रिस्पायरेशन बेसिकली दो तरह की होती है। नंबर 1, पहली जो हमारे पास रिस्पायरेशन है वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से, और दूसरी जो इसके बाद हमारे पास एक रिस्पायरेशन की कैटेगरी है वो है जी इंटरनल रिस्पायरेशन के नाम से। इंटरनल रिस्पायरेशन। अब यहां पर हम कुछ टर्म्स को यूज करते हैं। बात हमारे इस चैप्टर के अंदर ये डिटेल के अंदर मौजूद है कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है इसका दूसरा नाम हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का दूसरा नाम है जी ब्रीदिंग। और जो हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन मौजूद है इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसको सेलुलर रिस्पायरेशन का भी नाम इसको दिया जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इनके अंदर हमने डिफरेंस भी सीखना है कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है और ब्रीदिंग क्या होती है, और इसकी डिटेल भी समझनी है कि ये रिस्पायरेशन क्या चीजें होती हैं। जी दोस्तों, तो ब्रीदिंग जो एक प्रोसेस है इसका मतलब ये है ऑब्टेनिंग ऑफ गैसेस, फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से गैसेस को ऑब्टेन करना एंड रिमूवल ऑफ देम, अब क्या करना है कि हमने इस ब्रीदिंग के अंदर एक बात समझ ली है कि इसका सिर्फ इतना मतलब है कि गैसेस को इन्वायरमेंट से इनटेक करना और इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस को जो है रिमूव कर देना। ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, ब्रीदिंग के अंदर आता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन ये होता है कि जितनी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो रही हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो इनटेक हो रही हैं, उनमें से जस्ट ऑक्सीजन को वहां से ड्राइव कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वापस गैसेस के अंदर यानी कि हमारे लंग्स के अंदर भेजकर उसको दोबारा से एक्सपेल आउट कर देना या बाहर निकाल देना। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि सेलुलर रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, जो फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, इनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इनको एटीपी के अंदर, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब ये तरीका कार होता कैसे है, ये कार्बोहाइड्रेट CH जो हैं ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खुराक होती है जी हमारी, जिस तरह के ग्लूकोज है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, इससे हमारे पास वाटर बन जाता है और साथ में जी हमारे पास एटीपी बन जाती है, एटीपी एनर्जी बन जाती है। तो रिस्पिरेशन का मतलब भी हमें क्लियर हो गया, सेलुलर रिस्पिरेशन का, और ब्रीदिंग का भी। ब्रीदिंग का जस्ट मतलब इतना है कि गैसेस का लंग्स के अंदर जाना, हमारी बॉडी में जाना और वहां से बाहर आना। अब गैसेस के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर के वेपर्स मौजूद हैं। तो इन सारी चीजों का बॉडी के अंदर जाना और फिर दोबारा से वापस आना, ये हमारे पास एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म होगा। इसके अंदर ये भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ज्यादा वापस आ रही है, तो ये भी ब्रीदिंग के अंदर फिनोमिना के अंदर है। और रिस्पिरेशन क्या होगा, इसके अंदर ये है कि हम हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना, वहां जाकर कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना और उधर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में एटीपी को जो है प्रोड्यूस करना, ये हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द carbon hydrogen bonds are break down in the presence of oxygen to produce the carbon dioxide, water and ATP। ये हम कह सकते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब दोबारा एक और बात सुनिए, इसका दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ब्रीदिंग है इट इज ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक किस्म का मैकेनिकल प्रोसेस है।
अब इसमें होता यह है कि जस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं ये किस तरीके से इनटेक होती हैं और वहां पर हमारे लंग्स के अंदर किस तरीके से प्रेशर डालती हैं, या फिर लंग्स के ऊपर प्रेशर किस तरीके से कम होता है, और फिर हमारे रिब केज, जो रिब्स का ये केज है, इसके ऊपर किस तरह ये इफेक्ट, यानी कि वो इफेक्ट डालता है इन गैसेस के एक्सचेंज के अंदर, और हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है ये सारी की सारी इन्वॉल्व होगी ब्रीदिंग के अंदर। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसके दौरान जो गैसेस हैं ये बॉडी के अंदर तो जाती हैं, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन को ड्राइव कर लिया जाता है और फिर ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, और उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से वापस लंग्स के अंदर ले जाया जाता है और वहां से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ये है जी बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेशन के बारे में। दोबारा से देखें, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं ब्रीदिंग को, और इंटरनल रेस्पिरेशन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फूड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है और एटीपी प्रोड्यूस की जाती है, और ब्रीदिंग के अंदर क्या किया जाता है? जस्ट गैसेस को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किया जाता है और उन्हीं को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में से। वो ये भी हो सकता है कि एक चीज ज्यादा हो जाए बाद में और एक चीज कम हो जाए, जैसे ऑक्सीजन पहले ज्यादा जाती है फिर बाद में जो ऑक्सीजन की मिकदार वापस आती है वो बिल्कुल निग्लिजिबल, यानी कम से कम ऑक्सीजन जो है वहां से फिर रिलीज भी हो जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम जाती है तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ के आ जाती है, मतलब वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होकर आ जाती है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक जबरदस्त सी बात सुनिएगा जरा, कि ये रिस्पिरेशन या जो मैं अभी बात कर रहा था कि बायोलॉजी के अंदर हमने जो भी बातें करनी है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के हवाले से करनी है। तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है, यानी प्लांट्स में सांस लेने का जो अमल है या गैसियस एक्सचेंज का जो अमल है वो किस तरीके से होता है, इस बात पे हमने डिस्कशन करनी है जी। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है ये राउंड अबाउट कोई 3 to 4 मेथड से होती है। इसके पहला मेथड हम जी पढ़ते हैं, उसका पहला मेथड ये है थ्रू द स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज का होना। ज्यादातर जो हमारे पास लीव्स मौजूद हैं, लीव्स और जो न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली प्रोड्यूस्ड जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो अभी बन रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो कोंपलें बनी होती हैं तो उनकी कोंपलें बन जाती हैं, या फिर अभी उनके पत्ते वगैरह कंप्लीट नहीं हुए होते तो उनके अंदर स्टेम मौजूद होता है, तना मौजूद होता है, तो उनके अंदर भी ज्यादातर स्टोमेटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है। मतलब जो स्टेम होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड स्टेम, उनके अंदर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब स्टोमेटा की सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टोमेटा बेसिकली दीज आर पोर्स। डेफिनेशन क्या क्या है? दीज आर पोर्स। ये पोर्स हैं विच आर मोस्टली प्रेजेंट, which are mostly present on the upper surface of leaf। किसी भी लीफ की अपर सरफेस ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लीफ का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें बाद में ये बातें भी समझ आ सकें और हम इसको क्लियरली जो है समझ भी सकें। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है जी लीफ का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसकी एक फॉर्मल सी डायग्राम बना रहे हैं ताकि हमें इजीली ये बात से समझ आ जाए कि ये हम जो बात करने लगे हैं वो क्या है जी। ये आप देख सकते हैं, ये एक लीफ को क्रॉस सेक्शन दिया गया, लीफ को कट किया गया, कट करने के बाद जो है ये चीज बनाई गई है। तो इसके जो लीफ की अपर साइड है इसको कहते हैं हम अपर एपिडर्मिस। जो स्टार्ट में यहां पर आप दिखाई दे लाइन एक दिखाई दे रही है, ये है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। और ये जो नीचे दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम लोअर एपिडर्मिस। और ये जो दरमियान में एक छोटा सा यानी कि पोर दिखाई दे रहा है इसको हम नाम देते हैं जी
स्टोमेटा का, इसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में भी मौजूद होते हैं और ज्यादातर अपर एपिडर्मिस में भी बहुत सारे, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, उनमें ये अपर सरफेस पे ज्यादा मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं ज्यादातर जो है ये अपर पे मौजूद होते हैं और लोअर के ऊपर भी मौजूद होते हैं। तो इसकी जो है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि कौन सा प्लांट किस इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा प्लांट जो है किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो उसी के लिहाज से जो है उसको हम काउंट करते हैं कि ये इसके जो स्ट्रोमेटा हैं कौन सी सरफेस पे पाए जाएंगे। और दरमियान में ये है हमारे पास वेस्कुलर बंडल, और ये दरमियान में है हमारे पास मेसोफिल सेल्स, इनको हम नाम देते हैं जी मेसोफिल सेल्स, इनको मेसोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है। और दरमियान में ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है इनको हम इंटरस्पेसेस का नाम देते हैं। तो होता ये है कि ये जो गैसेस हैं ये इसके थ्रू जो है क्या करती हैं, स्टोमेटा के थ्रू इन होती हैं और स्टोमेटा के थ्रू आउट हो जाती हैं। ये स्टोमेटा के जरिए जो है गैसेस का जो है एक्सचेंज होता रहता है प्लांट्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके मेथड पढ़ने वाले हैं कि इसके जो सेकंड बी पार्ट होगा उसके अंदर हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा जो है दिन के वक्त खुले रहते हैं फिर रात को बंद हो जाते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अजीज कल इस दूसरे लेक्चर के साथ बी पार्ट के साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक अर्ज करता चलूं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज।